म्हारो प्यारो राजस्थान, म्हारो रंग रंगीलो राजस्थान, राजस्थान री धरती सु खमा घनी सा। मैं सब लोगों के साथ राधिका चौधरी आज राजस्थान के भेराना गांव पहुंचे हैं। 5000 की आबादी वाला ये गांव है जहां आपको सफल किसान मिलेंगे। राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां आपको तमाम योजनाओं से लाभान्वित होते हुए किसान मिलेंगे जो सरकार की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, आज हम जयपुर के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां मत्स्य पालन हो, गौ पालन हो, मुर्गी पालन हो या तमाम उन योजनाओं की बात करें तो किसान आपको अपनी जुबानी और आमदनी को दोगुनी करते हुए बताएंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन याद रखिए, राजस्थान आए और ऊंट की सवारी ना करें तो ये सफर और ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। चलिए हमारे साथ। तो राजस्थान के गांव में हम पहुंच चुके हैं जहाँ चौपाल जो हमारी है वो सज चुकी है, सर पर पगड़ी है और खाट पर लगी हुई चौपाल चर्चा में आप सबका भी बहुत स्वागत है। सबका यहाँ पर राम राम करते हैं जितने भी हमारे किसान भाई है। राम राम साहब। तो देखिए, आ भगत राम राम से होती है और ये तालियां किसान भाई अपने आप के लिए बजा रहे हैं। यहाँ की मीठी भाषा और यहाँ का खान पान और यहाँ का पहनावा जब भी राजस्थान आए तो जरूर देखिएगा। लेकिन अब राजस्थान के पहनावे और भाषा के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। किसने कहा कि राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से किसान जो है खेती बाड़ी से दूर हो रहा है? ऐसा नहीं है। आज की चर्चा में देखिएगा और यहाँ पर किसानों की तादाद देखिए, कितने किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसान, महिलाएं, युवा और यहाँ के एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आज आपको बताएंगे कि मिश्रित पशुपालन क्या होता है, समन्वित खेती, कृषि विविधीकरण, तमाम उन मुद्दों पर हम बात करेंगे, तमाम योजनाओं पर बात करेंगे जो सरकार की बनी हुई है और किसानों तक पहुंच रही है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं मैं उनसे ही चर्चा शुरू करूंगी। जी सर, नमस्कार, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश मान है। मैं सेवानिवृत्त निदेशक हूं पशुपालन विभाग का और अभी मैं राजस्थान किसान आयोग का मेंबर हूं, सदस्य हूं। जी, तो आज आप इस चर्चा में हमारे तमाम किसान भाई बैठे हुए हैं और हम दिल्ली से आप तक पहुंचे कि मिश्रित पशुपालन तो यहाँ किस प्रकार का काम होता है, कितनी योजनाओं पर काम होता है? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पानी की तो हमेशा कमी रही है, खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान में। और ये भी आपको पता है कि राजस्थान के किसान ने कभी खुदकुशी नहीं की है खेती की वजह से। उसका मुख्य कारण ये है कि खेती के साथ साथ यहाँ पे समानांतर रूप से पशुपालन भी किसानों के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा किया जाता है। और पशुपालन में भी मिश्रित पशुपालन किया जाता है जिसमें वो गाय भी पालता है, भैंस भी पालता है, भेड़ बकरी भी पालता है, ऊंट भी पालता है और अभी तो धीरे धीरे पोल्ट्री फार्मिंग भी है, फिश फार्मिंग भी वो करने लगा है क्योंकि पानी की कमी है। तो पानी की कमी को हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं पशुपालन से। और सभी तरह का पशुपालन करने से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी आय सभी तरफ से जब किसान को आती है, पशुपालक को आती है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और वो कृषि पर भी पूरा ध्यान दे पाता है। तो राजस्थान में बहुत तेजी से ट्रेंड आ रहा है कि सभी तरह की थोड़ी थोड़ी फार्मिंग, जैसे हम बात करें गुजरात की, गुजरात में कृषि के साथ साथ गोपालन सब करते हैं, सब हर किसान 15-20 गायें रखता है। तो राजस्थान में भी इसी प्रकार से मिश्रित पशुपालन यहाँ का किसान कर रहा है और नवीनतम तकनीक अपनाने की चेष्टा कर रहा है जिससे उसका लाभ का प्रतिशत बढ़ रहा है। उसकी जो फायदा पशुपालन से होना चाहिए वो बढ़ रहा है, वो तरीके से कर रहा है। ट्रेडिशनल तरीका छोड़ के नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक वो अपना करके इस कार्य को कर रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। तो तालियां हो जानी चाहिए भाई हमारे एक्सपर्ट के लिए कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए और किस तरह से हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़कर किसान भाई जो है लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों से जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए जिनके फार्म पर हम हैं, सुरेंद्र जी हमारे साथ है। जी, खड़े होइए। एक सफल किसान के तौर पर है और दिल्ली तक भी आपका डंका बजता है, खेती बाड़ी को लेकर पूरा राजस्थान भी आपको याद करता है। तो जानना चाहेंगे कि आपके फार्म पर हमें कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी योजनाएं हैं जो हमारे किसान भाइयों को मिल सकती हैं? देखिए, मैं मुख्य रूप से एकीकृत और जैविक खेती कर रहा हूँ। एकीकृत खेती का मतलब है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, IFS मॉडल। इसका जैसे आप भी कह रहे हैं कि राजस्थान का ये बेस्ट एकीकृत खेती का मॉडल है। इसमें 200 गिर नस्ल की गायें हैं और उनके अपशिष्ट से बेस्ट प्रबंधन करके खाद बनाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे भेड़ पालन, बकरी पालन, मछली पालन, बतख पालन, ऊंट पालन, घोड़ी पालन और आने वाले टाइम में ये 2-3 चीजें रह गई हैं वो भी इस फार्म पे होने वाला है। और ये एक इस तरह का फार्म है कि यहाँ युवा और जो पुराने किसान हैं
वो सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। जैसे मैं बताऊं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 18 में सेक्स सॉर्टेड सीमन की हमें परमिशन दी और जुलाई 19 से मैं सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारे यहाँ फार्म के ऊपर यूज कर रहा हूँ और यहाँ 94 फीमेल काफ पैदा हो गई। और इन बछड़ी पैदा होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो किसान की इनकम डबल हो रही है, दूसरा ये जो बछड़ों से खेतों में नुकसान करते हैं बछड़े, उससे निजात मिलेगी और रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उससे निजात मिलेगी। किसान की इनकम डबल तो होगी, उसके अलावा ब्रीडिंग नस्ल भी सुधरेगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये किसानों के लिए एक आदर्श फार्म हम काम कर रहे हैं मिलके कि आने वाले में एक तरह से ट्रेनिंग दी जाए और यहाँ के किसानों को सेक्स सॉर्टेड सीमन मैं उपलब्ध भी करवा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर से सेक्स सॉर्टेड सीमन है, IVF है, ATT, इसके बारे में भी इस फार्म के माध्यम से मैं किसानों को जानकारी देता हूँ। चलिए एक सवाल आपके साथ और रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। आपने शुरुआत जो है वो कितनी गायों से की और आज जितना बड़ा आपने कारोबार खड़ा किया है इसमें समय कितना लगा? देखिए, खासतौर से युवा किसानों को मैं कहना चाहूँगा, 12 दिसंबर 16 को आदरणीय मान साहब भी बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में और लाल सिंह जी के हमने यहाँ 2 गायों से शुरू की और 40 गाय खरीदी 6 महीने के अंदर। वो इसलिए कि जो शुरू में लाए थे वो 6 महीने बाद थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई। तो एक तो ये रोटेशन किसानों को, युवाओं को खासतौर से सीखना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तालियां हो जानी चाहिए भाई हमारे अवाना जी के लिए जिन्होंने आदर्श फार्म बनाया। और यकीन मानिए ये आदर्श फार्म है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग किसान आकर बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति है। क्या करते हैं आप? जी मैं खेती करता हूँ और पशुपालन भी करता हूँ। अच्छा, ये जानकारी आपसे कहाँ से मिली? ये एक तो पारंपरिक रूप से मिली, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिली, और कुछ यहाँ सर के फार्म पे आने के बाद में बूस्ट हुई जानकारी। हाँ। और अभी मेरे पास 3 तो गिर गाय है और 4 भैंस है। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे गाय तो दूध 7-8 महीने देती है, उसके बाद में 1 साल तक वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं होती, हीट में नहीं आती। और दूसरी बात, जो 1 साल का उसका जो पीरियड होता है उसमें उसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो आप दूध के अलावा, दूध क्योंकि गाय का दूध ही है, दूध में भी उसका क्या है कि आधा उसके बछड़े के ऊपर चला जाता है और आधा अपने हिस्से का, तो वो उतना अपन उससे इनकम नहीं कर पाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दूध के अलावा अपन और कैसे उसमें अपन इनकम ला सकते हैं, जैसे गौमूत्र, गोबर या उसके जो प्रोडक्ट्स, अपन कौन से कुटीर उद्योग ला सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए। चलिए बैठिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हैं उनसे ही जानना चाहूंगी। जी सर, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लाल सिंह, पूर्व निदेशक गोपालन। जी, तो सवाल आपने सुना, तो क्या किया जाए कि इनकम रुके नहीं और चलती रहे और सालाना इनकम आती रहे? बहुत ही अच्छा सवाल जो किया है, क्योंकि दूध के लिए हम गाय को पालते हैं। हर आदमी का यही चेष्टा होती है कि मैं उससे ज़्यादा दूध प्राप्त करूं और उसी से इनकम जनरेट करूं। आपका सवाल ये था कि मैं दूध जब जो गाय ड्राई पीरियड में आ जाती है तो हमारी इनकम बंद हो जाती है। यहाँ पे 2 उनके लिए सुझाव हैं कि एक, आप अपने एनिमल्स को मिनरल मिक्सचर आवश्यक रूप से देवें ताकि वो जैसे ही 2 महीने का या 2.5 महीने की ब्याई हो, पार्चुरेटेड हो गई हो या वो ब्याह गई हो, उसके 2.5 महीने तक वो वापस दोबारा ज्ञापन हो सके, जिससे आप अब उस गाय के जो ड्राई पीरियड है, जो सूखा पीरियड है, उसको आप कम कर सकते हो। इसके साथ साथ में गौमूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसके कारण जो है हम अपनी खेती को भी बचा सकते हैं और उससे आमदनी भी पैदा कर सकते हैं। गौमूत्र को किसान के साथ में जोड़ना अति आवश्यक है। और जो भी किसान भाई जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, सबके लिए ये है कि भी वो अपने जितने भी गौवंश है उनका गौमूत्र को इकट्ठा करें। और गौमूत्र को इकट्ठा करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जब भी सिखा सकते हो अपनी गाय को कि मुझे कब, तुम्हारे से उस गाय से यूरिन कब लेना है। आपको थोड़ा सा मेथड को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम अपने ऊंट को भी सिखाते हैं कि हल चलेगा, ऐसे ही हम अपने बैल को सिखाते हैं कि वो भी हल चलेगा, क्योंकि वो किसान ही उसको सिखाता है। इसी तरह से किसान गाय को ये भी सिखा सकता है कि मुझे तुमसे यूरिन कब लेना है। तो बहुत पक्के मकान नहीं है या बहुत पक्की फर्श नहीं है तो भी आप यूरिन कलेक्शन के सिस्टम को बना सकते हो। जब भी ऐसा जब आपने कलेक्शन कर लिया तो ये सिंपल चीज है कि यूरिन कभी भी खराब नहीं होता। चाहे 6 महीने पड़ा रहो, चाहे साल भर पड़ा रहो, 2 साल पड़ा रहो, यूरिन कभी खराब नहीं होता। आप सिंपल यूरिन का आपकी क्रॉप पे
स्प्रे भी करेंगे तो 15 दिन तक उस पे कोई भी कीट नजदीक नहीं आएगा। ये उसको बेचने की आवश्यकता नहीं, ये उसको कीटनाशक जो वो लेके आता है बाजार से, उनको अगर आपने पैसा कम कर लिया तो ये उसकी बचत हो गई ऑटोमेटिकली। अगर आप बेच सकते हो तो बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने घर में भी उसको काम में ले लिया तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो उसके लिए हो गया कि उसने अपनी सेविंग कर ली। अब आपने स्प्रे करने का बाद में 15 दिन तक क्रॉप पे कोई कीट नहीं आएगा। आपको रिपीट करना है कि कोई भी डिजीज आने से पहले फिर आप उसका स्प्रे कर दो। बार बार स्प्रे करने से 3 या 4 बार में एक क्रॉप जो है पकने की स्थिति में आ जाती है। तो आपने जो इंसेक्टिसाइड जो छिड़कते हैं उनसे आपका बचाव हो गया, उनके पैसे पे जो उनका पर जो पैसा खर्च होता था उसको आपने कम कर लिया, और साइमल्टेनियसली आपने अपनी एक जैविक विधि से आपने अपनी खेती को बढ़ा लिया। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। तालियां हो जानी चाहिए हमारे एक्सपर्ट के लिए। जो तमाम यहाँ पर युवा बैठे हैं वो सवाल भी पूछ रहे हैं, और भी यहाँ पर किसान भाई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन राम गुजर है। हाँ। और मैं इसी भराना गांव का हूँ। हाँ। अब हम जैसे ये ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। अब सीख है हमारे जैसे यहाँ इस क्षेत्र में जब आए नहीं, इनसे सीख मिली है कि ऑर्गेनिक खेतियाँ और पशुपालक से ये मिश्रित ऐसा करने से काफ़ी कुछ होगा। इनके यहाँ इसी फार्म में हम आके देखे भी है, और देखने पे हमको अच्छा वो मैं तो समझ में भी आ रहा है। लेकिन जैसे गिर गाय भी रख रहे हैं, भेड़ भी है, बकरी भी है, ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं, मिश्रित मैं स्वयं भी कर रहा हूँ। 8-10 मेरे पास गायें हैं और भेड़ भी है, बकरी भी है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो ये लंपी की जो बीमारी है इसका टीकाकरण है, कैसे इसका अब क्या होगा ये जानकारी। दूसरा कारण कि बकरी और भेड़ पे गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार व राज्य सरकार और इंडिया लेवल पे जो भी हमारे को लाभान्वित का क्या तरीका है, क्या नहीं है, उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। चलिए बैठिए आप, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो कई सारे सवाल हैं इनके मन में और उनकी जानकारी जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो देंगे। जी सर, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर कर्नल ए.के. गहलोत हूँ। हाँ। पूर्व कुलपति वेटनरी विश्वविद्यालय राजस्थान। एक बीमारी जो है राजस्थान में आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, तो उसका इलाज है जो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि किसान बड़े परेशान है। देखिए, किसान भी परेशान है और उपभोक्ता भी परेशान है, क्योंकि दूध की कमी हो गई लंपी स्किन डिजीज के कारण से। और ये हमें ये समझना चाहिए कि ये बीमारी एक वायरल बीमारी है, परंतु ये फैलती कैसे? अगर इसकी जानकारी पशुपालकों को, गौपालकों को हो तो वो शायद बहुत आसानी से इसका बचाव कर सकते हैं। जो काटने वाले कीट हैं, जैसे मक्खी है, मच्छर है, चींचड़ है, इनसे एक रोगी गाय से काट करके ये खून चूस करके दूसरी जो निरोगी गाय है या स्वस्थ गाय है उसको जब काटते हैं तो वायरस ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें अगर इनकी संख्या कम करें और इनके आक्रमण को कम करें तो बीमारी पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे फार्म हैं जहां हम खड़े हैं, ये भी फार्म उसका एक उदाहरण है कि जिन्होंने स्थानीय तरीके अपनाए, अपनी गायों को चारागाह में कम भेजा, अपने गायों के जो शेड हैं उसमें धुआं करके मच्छर और मक्खियों की संख्या कम करी, चींचड़ों का उपचार किया, उनकी संख्या ऑलमोस्ट नगण्य कर दी, और इससे ये लंपी स्किन डिजीज़ फैलने से रोक सकती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन पहले से ही अवेलेबल है, सरकारें इसमें उपलब्ध करवा रही हैं पशुपालकों को। और अब तो वैज्ञानिकों ने एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके वैज्ञानिकों ने और जो इक्वाइन का अश्व अनुसंधान केंद्र है हिसार, दोनों ने मिलकर के विश्व में पहली दफ़े लंपी स्किन बीमारी की एक वैक्सीन तैयार कर ली है। और हमें उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में ये वैक्सीन भी बाज़ार में आ जाएगी। तो हमारे पास में 2 वैक्सीन्स अभी उपलब्ध हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन है जो लगभग 100% इफ़ेक्टिव है, और लंपी की जो स्पेसिफिक वैक्सीन बनी है ये वैक्सीन और अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव रहेगी। तो फिलहाल मेरा सुझाव ये रहेगा इन्हें कि हम बचाव करें, और बचाव में ये जो काटने वाले मक्खी, मच्छर और चींचड़ हैं इनकी पॉपुलेशन को कम करें।
जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीसी साहब, आप यहाँ पर किसानों के बीच चर्चा में बैठे हुए हैं, तो समझिए कि यहाँ के किसानों के लिए कितने तत्पर हैं यहाँ के वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, तमाम लोग। एक वैक्सीन आपके पास पहले से है और एक वैक्सीन बहुत जल्द आपके बीच आ जाएगी, तब तक आपको अपनी पशुओं का ख्याल रखना है। तो देखिए, लगातार राजस्थान के भैराणा गाँव से चौपाल चर्चा चल रही है। अब वक्त हो गया है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए, चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि भैराणा गांव में चल रही चौपाल चर्चा में कितने सवाल हैं और कितने लाभान्वित किसान हैं। जी, खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? नाम गोपीराम पोसवाड़। क्या करते हैं गोपीराम जी आप? मैं खेती का भी काम करता हूँ, है। पशुपालन का भी करता हूँ। मैं जिंदगी में सभी काम किया है, मैंने पशुपालन का ज्यादा किया है, खेती का भी किया है। मैंने सुना है एक भेड़ 4-5, 3-4 बच्चे देती है, तो वो कहाँ मिलती है और कौन सी भेड़ है, उनकी कीमत कितनी लगती है, इस बात का हमारे को कोई पता नहीं है, हम जानकारी लें। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं, बैठिए आप। तो बहुत सारे सवाल हैं, अभी हमारे एक्सपर्ट के पास पहुंचेंगे, लेकिन और भी किसान भाई है, उनसे जान लेते हैं। जी, राम राम, क्या नाम है आपका? महताब राम गुजर है और ये पास के 1 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, सोरठों का बास। मुझे तो केवल ये गोपी जी से मिलता हुआ सवाल है कि हम इस क्षेत्र में कौन सी गाय, भैंस, बकरी और भेड़ पालें जिससे हमारे पशुपालक और जो कृषि का कार्य कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़े। तो उन नस्लों की जानकारी चाहिए, जिस नस्ल को यहाँ हम पालें तो हमारी आय में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, तो उन नस्लों संबंधी जानकारी हमको चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के अंदर भाई ये नस्ल पनप सकती है, इनसे आपकी आय दोगुनी हो सकती है। तो केवल नस्ल संबंधी है, किस नस्ल को पालें, ये एक प्रश्न है। चलिए बैठिए, तो अब एक्सपर्ट के पास चलते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन सी नस्ल जो है हम यहाँ पर लेकर आए जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन मिश्रित खेती करते जरूर है, कृषि विविधीकरण से जुड़कर बहुत तमाम काम करते हैं। जी, आप खड़े होइए। तमाम सवाल जो ऐसे हैं जिनका जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि आप इन किसानों के बीच रहते हैं। ऐसी कौन सी नस्ल जो है भेड़ या गाय की हो, किसानों को फायदा मिले? देखिए, मैं गाय, भेड़ और बकरी तीनों का पालन कर रहा हूँ और मैंने भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी लिया है। उसके बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि गाय के अंदर राजस्थान में 5 मुख्य रूप से नस्लें हैं जो दुधारू हैं और ऑल इंडिया में फेमस हैं। जैसे गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है, राठी है, कांकरेज है। ये सभी दूध अच्छा देने वाले भी हैं और पालने में मिलने में भी राजस्थान में खास तौर से आसान है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, इन 5 ब्रीड में से आप कोई सी भी ब्रीड ले। दूसरा, मैं अभी भेड़ और बकरी के बारे में, बकरी खास तौर से वैसे तो 3-4 नस्ल है राजस्थान में, लेकिन सिरोही को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा दूध भी बढ़ता है, दूध होता है उसमें 1-1.5 लीटर। और उसके अलावा जो खास तौर से कॉमर्शियल पर्पज़ से, मटन पर्पज से है, वो भी अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, सिरोही नस्ल अपन CSWRI भारत सरकार का इंस्टीट्यूट अविका नगर में, वहाँ से भी आप ले सकते हो। वहाँ आप पहले बुक करा दो तो आपको लगभग 6 से 7 हज़ार में बकरी और छोटे बच्चे 3-3 हज़ार में मिलेंगे और बकरा 10 हज़ार में। तो इस तरह बाजार भाव से आधी से भी कम कीमत में वहाँ मिलेंगे और नस्ल वाइज वो बहुत अच्छे होंगे। जहाँ तक है भेड़ की बात, भेड़ मैं अभी CSWRI से अविका नगर से लाया अविसान भेड़ है, जो उन्होंने 3 स्टेट की भेड़ को साइंटिस्टों ने क्रॉस करा के एक नई अविसान इजाद की है। आपकी गुजरात की है और आपकी बंगाल वाली और इनकी अभी मालपुरा वाली, तीनों को क्रॉस करके एक भेड़ बनाई है जो 3 से 4 बच्चे मेरे यहाँ फार्म पे ला रही है। लेकिन वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनको 200 ग्राम दाना देना पड़ेगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकरण गुजर है, मैं ग्राम पालवास का रहने वाला हूँ, विधानसभा क्षेत्र फुलेरा है। और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास मारवाड़ी भेड़ है
उन भेड़ों को भी तीन बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे जो सुरेंद्र जी ने बताया, लेकिन हमारी भेड़ के भी 3 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उसके दूध कम होता है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ हम कौन सी भेड़ को अपनाएं ताकि दूध अच्छा हो, क्योंकि भेड़ के 2 ही बोबोए होते हैं, बच्चे 3 हो गए तो 2 ही चूक सकते हैं। एक बच्चे को पालन के लिए हमें दूसरी की माँ का दूध देना पड़ता है। इसलिए भेड़ कौन सी करें। और बकरी भी 4 बच्चे लाती है। हमारी बकरियों की बात बता रहा हूँ, हमारी बकरी भी 4 बच्चे लाती है, जिसकी इसमें किसी का क्रॉस नहीं करवाया हमारी, जबकि बकरियां वही बकरियां 4, 3, 2 तो बहुत ज़्यादा बकरियां लाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भेड़ और बकरी ऐसे हमें बताएं, उसमें मांस भी हो और अच्छे बच्चे भी हों, दूध भी अच्छा हो, और मैं ये कहना चाहता हूँ कौन सी भेड़ अपनाएं, ठीक है, वो जिसमें ऊन भी अधिक हो। चलिए बैठिए, आपके सवाल का जवाब जो है हम ले लेते हैं। आपका सवाल समझ में आ गया है, लेकिन बहुत एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं सर। तो सवाल आपने सुना किसान भाई का जी। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि प्रकृति ने बहुत ज़्यादा बच्चे देने के लिए भेड़ और बकरी को बनाया नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास से और जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके लाभ के लिए ये एक तरीका निकाला है और इसमें हमें दूध एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। और दूसरी बात जो सबसे पहले आई थी कि अगर ज़्यादा बच्चे देने वाली भेड़ या बकरी है तो उसकी माँ का पोषण हमें अच्छा करना पड़ेगा, उसको दाना देना पड़ेगा ताकि वो अधिक स्वस्थ रहे, बच्चे भी स्वस्थ रहें और उसका दूध भी ज़्यादा पैदा हो, जिससे कि वो 3 बच्चों को दूध पिला सके। और इसके लिए यंत्र भी हम CSWRI आविका नगर में भी देख सकते हैं, वेटनरी विश्वविद्यालय में भी देख सकते हैं कि मल्टीपल निपल लगा करके बहुत सामान्य सा बहुत छोटा सा यंत्र घर पे भी बनाया जा सकता है कि जिसमें अगर हमारे पास में 4-5 मेमने या भेड़ के बच्चे हैं तो उनको वो एक साथ उसमें से दूध पी सकते हैं और गाय का दूध उन्हें पिला करके सप्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तालियां हो जानी चाहिए भाई जब इतनी अच्छी आपको जानकारी मिल रही हो और वो जानकारी जो आपके काम आने वाली हो। युवा जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आने वाला जो युवा पीढ़ी है वही कृषि के क्षेत्र को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम गुड्डी काली रावना है, मैं कालवाड़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा सर से क्वेश्चन है कि भ्रूण प्रत्यारोपण क्या परियोजना है और पशुधन में क्या लाभदायक है और पशुधन सहायक में क्या कारगर करेगी ये जी परियोजना। तो आपके सवाल का जवाब लूं, और भी यहाँ पर युवा है उनसे भी ले लेती हूँ। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रियंका है, मैं SDP सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो किसान भाई है वो फार्म पॉन्ड्स बनाते हैं, उनमें खेती के साथ साथ अगर वो मत्स्य पालन कर सकते हैं तो वो कैसे करें? तो चलिए युवाओं से सवाल ले रहे हैं तो और भी युवाओं से जान लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी चेतन सिंह। चेतन जी क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई करता हूँ, SDP सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई करते हैं तो आज की चौपाल चर्चा में आप क्या सीखना है? जी खेतीबाड़ी में किसान परिवार से हूँ और खेतीबाड़ी में आगे जाना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है खेतीबाड़ी बहुत तरक्की दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। सरकार की योजनाएं आपके घर तक पहुंचती है या नहीं? जी अभी तक मतलब बहुत कम पहुंच पाती है। इनके बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ आए हैं जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, वो कैसे मिले? ठीक है चलिए बैठिए। अब जो है सवालों के जवाब जो है वो हमारे एक्सपर्ट देंगे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ से मिले। दूसरा कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें ये जानकारी कहाँ से मिल सकती है। आज तो DD किसान की चौपाल लगी हुई है और यहाँ पर सफल जो हमारे फार्मर हैं उनके पास तो जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट किस तरह की भूमिका जो है युवाओं के लिए करेगा। जी देखिए जानकारी यहाँ के किसानों के लिए तो मैं पशुपालन संबंधी जानकारी की बात करूँ तो बिचून में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब हमेशा होते हैं। तो पशुओं के संबंध में तो जितनी भी जिज्ञासा आपके मन में है आप नियमित रूप से आप ही के बीच में बैठते हैं वो रोज, आप उनसे ले सकते हैं। एक सवाल आया था कि साहब भ्रूण प्रत्यारोपण से क्या फायदा है, तो मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि एक जो नर है हमारा बुल है, सांड है, उससे तो हम हजारों बच्चे उसकी लाइफ टाइम में हम कर सकते हैं, लेकिन एक मादा जो गाय है जो बहुत अच्छी नस्ल की गाय है वो अपने जीवन काल में
10, 11, ज़्यादा 12 बच्चे दे सकती है। उसमें भी यदि पुरानी रीति से हम उसका गर्भाधान कराते हैं तो आधे मेल आधे फीमेल की बात करें तो 5 बछड़ियां वो अपने जीवन काल में अच्छे नस्ल की देती है। लेकिन भ्रूण प्रत्यारोपण एक ऐसी तकनीक है जिसमें ये जो अच्छी नस्ल की मादा गायें हैं इनमें मल्टी ओवुलेशन करा के, मतलब एक बार में कुछ ट्रीटमेंट देके एक से ज़्यादा डिंब उसमें पैदा करवा के उनको फर्टिलाइज करके वो कलेक्ट करके वो जो रेसिपिएंट काउज में हम गर्भित करवाते हैं उनको, तो उसमें एक अच्छी गाय से भी आप सैकड़ों अच्छे बच्चे आप ले सकते हैं। तो ये भ्रूण प्रत्यारोपण का लाभ है और इसीलिए इसके लिए जाना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जिनको ये जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी है और उसी जानकारी के साथ तमाम सवाल जो है यहाँ पर खत्म होते हैं। लेकिन एक सवाल जो है यहाँ पर पूछना है जो बार बार हमारे किसान भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी खड़े होइए। राम राम सर। जी राम राम। क्या नाम है आपका? रामेश्वर लाल गोरा। गोरा जी बताएं। सर हम ये पूछना चाहते हैं जो गाय में सॉर्टेड सीमन को यूज करने के लिए कहाँ से लाना पड़ेगा और कब लाना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा भाई, कितनी सब्सिडी है इस पे या गवर्नमेंट की या और भी है? जी जी चलिए बैठिए। तो इस सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट से ले लेते हैं। चलिए सर बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न जो है किया किसान भाई ने कि शॉर्टेड सीमन जो है कि सबसे पहले तो कि शॉर्टेड सीमन जो है कहाँ से उपलब्ध होगा, क्योंकि अब विभाग में शॉर्टेड सीमन उपलब्ध है, उसको लिया जा सकता है और आसानी। पहले इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लगभग 1200 रुपये के आसपास में जो है ये किसानों के लिए उपलब्ध था। अभी सरकार ने उसमें सब्सिडी कर दी है और ये बहुत ही कम दर पे जो है किसानों के लिए उपलब्ध है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लाल सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तालियां हो जानी चाहिए भाई हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। तो देखिए, आज की जो चौपाल चर्चा है वो भैराड़ा गांव से चल रही थी, तमाम उन योजनाओं पर चल रही थी। और सवाल देखिए, डीडी किसान की जब चौपाल लगती है तो सवालों के बौछार होते हैं और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी होते हैं, सफल किसान भी होते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, यह सवाल बहुत ज्यादा है और यहाँ के किसानों के पास ऐसी चीजें हैं जो आपको और भी बतानी है। तो हम भाग 2 में चलेंगे और एक और यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। आप भी हमारे भाग 2 में जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार।